दोस्तों, B2B टॉक्स में आपका स्वागत है। आज से हम एक नया एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम नए एंटरप्रेन्योर्स को इंटरप्राइज कैसे इस्टेब्लिश करना है और क्या क्या उसके अंदर दिक्कतें आती हैं और कैसे उसको रिजॉल्व करना है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और ये एक एपिसोड की श्रृंखला होगी जिसमें हमने पहला टॉपिक लिया है हाउ टू बिल्ड ए इंटरप्राइज। किसी भी इंटरप्राइज को हमने कैसे बनाना है। तो इस सीरीज़ के 2 एपिसोड होंगे। एक पे चर्चा हम आज करेंगे और बाकी पे कुछ दिन बाद करेंगे। तो अब जुड़े रहना B2B टॉक्स के साथ। तो आज का जो विषय है वो है हाउ टू बिल्ड ए स्टार्टअप बिल्ड करना है। तो वो करना किसने है? करने के लिए जब सबसे पहला है वो है एंटरप्रेन्योर कौन है? एंटरप्रेन्योर कैसे आएगा? क्या चीज़ उसके स्कोप ऑफ वर्क में आती है? कैसे उसने मैनेज करना है? आज हम उसी के ऊपर चर्चा करें। तो एंटरप्रेन्योर बेसिकली एक, जैसे हम रात को सपने देखते हैं, सोते हैं, तो जो जागती आँखों में जो रात के सपने आते हैं उस पर कंट्रोल नहीं होता। आधे याद रहते हैं, कुछ याद नहीं रहते और उनका कई बार कोई सिर पैर समझ नहीं आता। पर एंटरप्रेन्योर हमेशा जागती आँखों से सपना देखता है। अब जो जागती आँखों से सपने देखता है उसने उसको बुनना है डेली बेसिस पे। जब वो बुनेगा तभी वो मंजिल तक पहुँचेगा। तो वो कैसे बुनना है, क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा, इसी सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योर को अपने एटीट्यूड और अपने स्कोप ऑफ इंटरेस्ट का पता होना चाहिए कि उसका टेस्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो क्या सोच रहा है, कैसे वो उस चीज़ को मूव करता है, क्या चीज़ उसके दिमाग में आती है जो बार बार उसको स्ट्राइक करती है, किन चीज़ की तरफ उसकी दिमाग बार बार अट्रैक्ट होता है, कौन से वेंचर्स उसको एकदम से समझ में आते हैं। तो वो उसको पहले से ही पता होना चाहिए। दूसरा, उसको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, भाई मेरी पर्सनल स्ट्रेंथ क्या है और मेरी पर्सनल वीकनेस क्या है, ये उसको पता होना चाहिए कि भाई किस पक्ष में मैं मजबूत हूँ ज़्यादा। मैं किसी के साथ आर्ग्यू अच्छा कर सकता हूँ, मैं किसी चीज़ को अच्छा डेवलप कर सकता हूँ, मैं मार्केटिंग अच्छी कर सकता हूँ, मैं कन्विंस जल्दी कर लेता हूँ, या मैं किसी से झगड़ा नहीं कर सकता, या मैं किसी से पेमेंट मांगने में ढीला हूँ, मैं किसी से नेगोशिएट नहीं कर सकता। तो मुझे एंटरप्रेन्योर को अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का पता होना चाहिए। जब भी हम करेंगे, हम कहीं भी शुरुआत होगी वो छोटे से शुरू होगी। एक फाइनल डेस्टिनेशन गोल आपको आइडिया लगा के फिक्स करना पड़ेगा। भाई मैंने अगर आज शुरुआत जर्नी की है तो मैं 50 नंबर तक सांस नहीं लूँगा, 100 नंबर तक सांस नहीं लूँगा या 200 नंबर तक सांस नहीं लूँगा। कोई भी अगर खिलाड़ी है या कोई भी वो एथलीट है, धीरे धीरे अपनी रेंज को बढ़ाता जाता। पर अगर पहली रेंज ही नहीं सेट होगी कि जैसे मर्जी पहुंच जाएंगे, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि हम कहीं डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे। तो पहले आपको अपना डेस्टिनेशन और टारगेट डिफाइन करना पड़ेगा। फिर उसके बारे में आपने जो भी वेंचर बनाना है या जो करना है उसको बुनना पड़ेगा। उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो वो फ्रेमवर्क आपको पूरा अपने एंटरप्राइज का अपने दिमाग में, अपने बुक्स में, अपने ब्लैक एंड वाइट पेपर्स पे उसको बुनना पड़ेगा सारा का सारा। उसके बारे में पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि हाँ, इस काम के अंदर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसके अंदर ये ड्रॉबैक है, यहाँ दिक्कत आ सकती है, ये प्लस में जाएगी चीज़। ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही वर्किंग करनी पड़ेगी अपने दिमाग में। हर चीज़ को आप ब्लैक एंड वाइट या पेपर पे उतारोगे या दिमाग में उसको स्टडी करते रहोगे, पर आपको वो चीज़ें कंटिन्यूसली, ये नहीं कि भाई मैंने आज एक चीज़ देखी और कल उसको शुरू कर दिया। आपको उसको पूरा का पूरा एक डिफाइन करना पड़ेगा चैप्टर। उसके बाद आपको एक और बड़ी बात है कि कभी भी आप कोई भी व्यापार शुरू करते हो, वो कहते हैं गुरु बिना गति नहीं होती। कहीं ना कहीं आपको एक मेंटोर बनाना पड़ेगा। मेंटोर कोई भी हो सकता है। मे भी आप अगर किसी के साथ पहले से व्यापार में एंटर हो रहे हो और बढ़ाना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। आपका कोई ख़ास दोस्त भी हो सकता है, आपका कोई पुराना बिजनेसमैन भी हो सकता है, आपका कोई क्लास टीचर भी हो सकता है, आपका कोई और बिजनेस एडवाइज़र भी हो सकता है। पर आपको एक पर्सन ऐसा बिल्कुल फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई लास्ट डिसीजन जब भी आप व्यापार का ले रहे हो तो उसके ठप्पे के बिना नहीं होगा। भाई लास्ट डिसीजन में मैंने अपना सारा प्रोजेक्ट, सारा फ्रेमवर्क, सारा नेटवर्किंग, सारा का सारा काम बना लिया और अब मैं इसको फाइनल करने जा रहा हूँ। तो एक बार उसके कान से निकाल के उस पे उसकी एडवाइस, उसका स्टैम्प ज़रूरी है। तो एक अपना आसपास ऐसा कोई भी व्यक्ति चूज़ कर लो जिसको आप अपना मेंटर बना सकते हो।
और फिर उसके बाद अपनी कंप्लीट डिवोशन विद डेडिकेशन, आपको अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए एक छोटा रास्ता कौन सा अडॉप्ट करना है, आपको कैसे उस पर करना है, काम करना है, आपको कंप्लीट अपना सुबह शाम सोते जागते सिर्फ़ और सिर्फ उस प्रोजेक्ट के बारे में ही कंसीव करना है, तब जाके एक इंटरप्राइज़ बनेगा। अभी जो भी हम कवायद करने की बात कर रहे हैं वो सिर्फ बिल्ड करने की बात कर रहे हैं, और ये बिल्ड कहीं फैक्ट्री खड़ी नहीं हुई, कोई इंटरप्राइज़ नहीं खड़ा हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आपने उसको सपनों में जिया है, आपने अपने सपने को रियलिटी में बुना है। अभी हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं कि आप हर समय उसी के बारे में सोच के उसके प्लस माइनस कौन, मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि आपने कहा कि मैंने फूड प्रोडक्ट में कोई बिज़नेस करना है, तो फूड प्रोडक्ट के अंदर आपने सारा कुछ आजू बाजू देखा, फिर ये होगा कि आप जो सड़क पे निकलोगे तो जो बंदा खा रहा है आपको वो भी नज़र आएगा कि हाँ यार ये चीज़ ऐसे है। तो ये होता है कि मैंने उसको पूरा अपने दिमाग में रमा लिया है कि हाँ मैंने ये काम ऐसे करना है। उसके बाद एक है कि जब हम काम शुरू करते हैं या शुरू करने जाते हैं, किसी से बात करते हैं, कोई जिक्र करते हैं, कभी सलाह करते हैं, कभी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, कभी हमारे को पैसे का अरेंजमेंट करना है, हम बैंकर से बात करते हैं या किसी इन्वेस्टर से बात करते हैं, तो आप एक तैयार रहिए कि सीधी हाँ तो कहीं से नहीं आएगी, सीधा आंसर भी कहीं से नहीं आएगा। तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा बना के रखना है क्योंकि जब आपने अपनी पूरी कवायद कर ली, दिमाग के अंदर पूरा अपनी एक्सरसाइज कर ली, फिर आपको उस एक्सरसाइज के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। करने के बाद वो फेल होगा या पास होगा वो मैटर नहीं करता, पर जब तक किया नहीं तब तक तो वो है ही है ना। जब तक एक सिंपल सा सोल है, जब तक माइनस नहीं है चीज़ तो वो प्लस ही है, जीरो तो हो नहीं सकती। तो आपको अपना माइंडसेट जो है वो परमानेंट पॉजिटिव रखना है उस चीज़ के, परमानेंट। कोई भी रुकावट आएगी, कोई भी दिक्कत आएगी, कोई भी नेगेटिव बात आएगी, कोई भी नेगेटिव हो जाएगा, पर हाँ मैं इसको ठीक कर लूँगा, मेरे को पता है इसको कैसे सेट करना है। और ये दिक्कत तो आनी ही थी, मुझे थोड़ा सा अंदेशा पहले से ही था, मैं इसके लिए मेंटली प्रिपेयर था, नहीं ये ठीक हो जाएगा। आम तौर पे ये होता है 2-4 से बात की, 2-4 डिसीजन गलत हुए, एक आधा नुकसान हुआ, नहीं भाई मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता, और वहीं पे आइडिया फ्लॉप। तो ये बात आपको हमेशा अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है किसी भी लिहाज में। ये तो होगी इंटरप्रेन्योर की बात कि इंटरप्रेन्योर क्या है और वो कैसे चलेगा। अब ये है कि भाई वो आइडिया कहाँ से आएगा, मैंने व्यापार में बनाना कैसे है चीज़ को, चीज़ बनेगी कैसे, क्या चीज़ मैंने करनी है, कौन सा काम करना है। दिमाग में सैकड़ों आइडिया आते हैं, सैकड़ों बातें आती हैं। मेरे एक मेंटर थे, वो कहा करते थे कि आप अगर सड़क पे निकलोगे तो आपको हर दुकान सोने की नज़र आएगी, हर व्यापारी नज़र आएगा कि ये बहुत पैसे कमा रहा है, पर मेरे लिए कौन सा ठीक है, किस व्यापार को मैं बेटर कर सकता हूँ, मैंने क्या करना है। जब मैं स्टडी करने निकला दिमाग में 10 आइडिया, 10 रास्ते हैं, 10 लोग 10 तरह की सलाहें दे रहे हैं, ये भी अच्छा नज़र आ रहा है, ये भी अच्छा नज़र आ रहा है, ये भी अच्छा नज़र आ रहा है, इसमें कमाई अच्छी हो रही है, इसका फ्यूचर अच्छा है। डिसीजन कहाँ से आएगा, मैंने करना क्या है। जितने भी आइडिया आते हैं, अब उस आइडिया से मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इसमें मेरे नेचुरल इंटरेस्ट को कौन सी चीज़ शूट कर रही है, मेरे को कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि मुझे वाइबल लग रही है किसी भी चीज़ के लिए करने के लिए। मेरा टेस्ट ऑफ इंटरेस्ट किस साइड है। अगर मेरा टेस्ट ऑफ इंटरेस्ट खेती की साइड है तो मैं इंडस्ट्री में कैसे जाऊंगा, और अगर मुझे मैकेनिकल से प्यार है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करूंगा। ये तो नहीं कर सकते ना कि भाई कोई भी काम कैसे कोई हर बंदा कर लेगा। मुझे ये देखना है कि मेरा जो शुरू से इंटरेस्ट है, जैसे हम एक एग्जांपल याद करें तो महाभारत में एक छोटी सी घटना आती है। जब पांडवों को द्रोणाचार्य ने शिक्षा देनी शुरू की तो उन्होंने सारे हथियार सामने रख दिए और हर बच्चे को यही कहा कि जाके बेटा अपनी मर्जी का हथियार चुन लो। अब ये नहीं है, उनको तो पता भी नहीं था कि ये हथियार होते क्या हैं और चलते कैसे हैं, पर कई चीज़ें आदमी की बेसिक इंट्यूशन से आती हैं और आपने उसको फाइंड आउट करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा चीज़ को देखना पड़ेगा। आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप उससे रिलेटेड प्रोफेशन चुनोगे, आपका अकाउंट्स में इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड काम करोगे, आपका प्रोडक्शन में इंटरेस्ट है तो आप उससे रिलेटेड काम करोगे, आपका फूड इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जा सकते। हाँ, कई बार ट्रेडिशनल बिजनेस जो फैमिली का चला आ रहा है और मैं उसको अगर पिछले 5-7 सालों से 10 सालों से मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ, मेंटली फिजिकली कम, पर मैंने सब कुछ देखा है फैमिली माहौल में और मुझे लगता है कि मैं इसमें बेटर कर सकता हूँ। वो भी एक ओपिनियन हो सकता है, पर इंटरप्राइज आपका अपना होगा, नया हो। मतलब स्टार्टअप जिसको कह लो कि पुराना काम चल रहा है, फैमिली कर रही है, पर पुराने काम को नए तरीके से करना भी स्टार्टअप, वो आपका अपना होगा। दूसरा भी आपने अपने इंट्यूशन को पकड़ना है और इंट्यूशन को पकड़ने के बाद जब स्टडी करोगे तो उसके ऊपर एक फार्मूला आता है 3S फार्मूला।
तो आपने उसके ऊपर 3S फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है। 3S फार्मूला क्या है? 3S फार्मूला नोट करो, स्टोरी, स्ट्रेटजी, सॉल्यूशन। करना क्या है, कहानी क्या है उसके पीछे की, उसको बनाने की स्ट्रेटजी क्या है, और किस समस्या को हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, समाज की, इंडस्ट्री की, किसी काम की, किसी प्रोडक्ट की। कोई भी वेंचर खड़ा होगा वो इस 3S पे खड़ा होगा। सेकंड 3S, स्टेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, सेलेबिलिटी। मैंने बहुत कुछ सोच लिया, मैंने दिमाग में भी कर लिया, मेरे पास कहानी भी अच्छी हो गई, मैं एक समस्या को रिजोल्व भी कर रहा हूँ। क्या वो चीज़ टिकने वाली है? वो चीज़ स्केलेबल है? मैं उसको एक बड़े लेवल तक ले जा सकता? वो चीज़ सेलेबल रहेगी? मैंने एक चीज़ बना दी, वो चीज़ सेल ही नहीं होनी, या मेरी कॉस्टिंग इतनी आ रही है कि कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, यार इस चीज़ के लिए इतने पैसे कौन। तो ये दूसरा 3S फार्मूला हो गया, स्टेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, सेलेबिलिटी। एक काम एक दुकान के अंदर शुरू हुआ तो वो दुकान तक और एक एरिया तक, एक कॉलोनी तक, एक शहर तक, इससे ऊपर नहीं जा सकता। तो स्केलेबिलिटी का एक स्कोप छोटा हो गया। भाई ये प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, इसका स्केल किस लेवल तक जा सकता है? सिटी लेवल तक ही रहेगा, नेशनल लेवल तक जाएगा, इंटरनेशनल लेवल तक जाएगा। ये आपको स्केलेबिलिटी का पहले से ही जजमेंट करनी है कि मैं प्रोजेक्ट को जो वो बना रहा हूँ, जिस प्रोडक्ट को, उसका स्केल क्या रहने वाला है। स्टेबिलिटी, आज मैंने एक प्रोजेक्ट, मतलब इतनी तेज़ी से साइंस चेंज कर रही है चीज़ों को, लोग चेंज कर रहे हैं, मार्केट स्ट्रेटजी चेंज कर रही है। आप ये लगाओ कि आज से 4-5 साल पहले की अगर बात करें तो पेन ड्राइव में काम होता था, पेन ड्राइव आई, पेन ड्राइव अब पेन ड्राइव चल रही है, वो CD चलती थी, DVDs आती थी, वीडियो कैसेट्स आती थी, कैमरे का बहुत प्रचलन था, घड़ियाँ थी, सारी चीज़ें देखो कितनी तेज़ी से चेंज हुई और कितनी तेज़ी से मार्केट से वॉश आउट हुई। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि प्रोडक्ट कितनी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं मार्केट में, क्या चीज़ कब एकदम से मार्केट पलट के बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। अगर कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करना हो तो मेरे पास कोई भी सलाह लेने आता है तो मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ कि भाई आप अपना प्रोडक्ट जो भी चूज़ कर रहे हो, वो बेसिक ज़रूरतें हैं आदमी की जो कभी ख़त्म नहीं होगी, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर मैं इसको इंडस्ट्री वाइज बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल और फूड। अब फूड के साथ दूसरा एक बात होती है कि जहाँ फूड है वहाँ फार्मा हो गई होगा, क्योंकि जो खाएगा बीमार भी हो गई होगा। आजकल के खाने के हिसाब से अगर बात करें तो हम ठीक है जंक फूड खिला रहे हैं, हम उसको प्रोडक्ट भी कर रहे हैं, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, हम फ्रोजन की तरफ जा रहे हैं। तो नेचुरली जितना खाना बढ़ रहा है उतना ही फार्मा बढ़ रहा है। तो रोटी, कपड़ा और मकान, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ करोगे वो सेलेबल तो स्टेबल तो है ही है। इलेक्ट्रॉनिक साइड में ठीक है, बहुत बढ़िया लाइन है, बहुत कुछ है, पर बहुत फास्ट मूविंग है, आइटम चेंज हो जाती है, 3-4 साल बाद नई टेक्निक आ जाती है। अब या तो उस टेक्नोलॉजी के साथ चलते रहो। एग्जांपल नोकिया का सबसे सामने है, इतनी बड़ी कंपनी भी अगर एंड्रॉयड के साथ नहीं जा पाई तो मार्केट से, तो मतलब स्टेबिलिटी। अब फिर आ जाता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी में मैं अगर मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करता हूँ जो पता है कि भाई मेरा 4 दिन से ऊपर उसकी सेल्फ लाइफ नहीं है और मैं उसको प्रिक्योर नहीं कर सकता, उसका जो टारगेट एरिया है वो 50 किलोमीटर से ऊपर का दायरा नहीं है, तो मेरे स्केलेबिलिटी को मैंने एक लेवल दे दिया। अब वो ठीक है, अगर आपके गोल्स और नंबर्स के हिसाब से आप उस लेवल तक हो तो ठीक है, हम उस लेवल के बाद एक्सपेंशन का प्लान सोच लेंगे नेक्स्ट। पर एंटरप्रेन्योर के दिमाग में ये चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि स्केलेबिलिटी जाने की, फिर आपको सेलेबल उसको करना पड़ेगा। तो कितना मतलब मार्केट के कंपटीशन के हिसाब से, प्राइसिंग के हिसाब से वो प्रोडक्ट आपका सेलेबल है या नहीं है, जस्टिफाई करता है अपनी जो आपने सोल्यूशन दिया। जैसे हमने पहले कहा था, स्टोरी, स्ट्रेटजी, सोल्यूशन। आपने स्ट्रेटजी बना ली, स्टोरी अच्छी है, सोल्यूशन आपने एक दिया है। कस्टमर उस सोल्यूशन को लेना चाहता है, पर क्या कस्टमर उस सोल्यूशन के लिए उतनी कॉस्ट भरने को भी तैयार है? भी आप चूज़ करोगे, उसको सेलेबिलिटी के वजन के ऊपर पहले तोलना है। दूसरा, उसके बाद आगे की चीज़ें भी ऐसे ही शुरू होती हैं। स्टडी योर प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट की स्टडी रखो कि क्या आप बना रहे हो, उसको और ज़्यादा डिफाइन में स्टडी करो, और ज़्यादा उसके ऊपर सर्वे करो। फिर आप अपने कस्टमर का सर्वे करो, रिव्यू लो कि भाई हाँ भाई ये चीज़ बिक सकती है या नहीं बिक सकती, कैसे बिकेगी, कितनी बिकेगी। फिर स्काउट कंपटीटर,
अपने कंपटीटर्स का पीछा करो भाई, अपने देखो भाई जो प्रोडक्ट आप ला रहे हो उस तरह के कितने प्रोडक्ट बाज़ार में और उसका कंपटीशन का क्या हाल है। कई बार हम किसी प्रोडक्ट को स्टडी करते हैं तो हम पहले ही कह देते हैं कि सर ये बहुत कम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, आप अगर वॉल्यूम के ऊपर खेल सकते हो तो आप इस प्रोडक्ट की तरफ जाओ, नहीं तो मत जाओ। ये प्रोडक्ट बहुत मार्जिन वाला प्रोडक्ट है, पर आपको इसके लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पहले इतनी करनी पड़ेगी। तो दोनों तरह से काम चलते हैं, पर आपको अपने कंपटीटर को पहले से ही जज करना है कि भाई हाँ भाई मैं किस कंपटीशन में कितना मूव कर रहा हूँ। अब ये सारी चीज़ें हमने कर ली तो हमने इसका एक कैनवस तैयार कर लिया, पूरा एक लैंडस्केप तैयार हो गया कि ये मेरा वेंचर, ये मेरा प्रोडक्ट, ये इसकी मार्केट, ये इसकी स्टडी, ये इसका सेल प्राइस, ये इसका स्केल प्राइस और ये मेरे टारगेटेड माइलस्टोन। ये इंटरप्राइज बनाने के लिए जो बेसिक तरीका है वो ये हमने एक पूरा का पूरा खाका बना दिया कि भाई हमने इस तरीके से इसको करना है। अब ये हमने पूरा का पूरा जो हमने अपना कैनवस बनाया इसको हमने एक ब्लैक एंड वाइट पेपर के ऊपर पूरा का पूरा राइट डाउन कर लिया और ये पूरा का पूरा तैयार हो गया। अब इस बिजनेस प्लान को हमने जब पेपर के ऊपर राइट डाउन किया तो हमने इसको पूरे रूट मैप को जब डिफ़ाइन किया तो इसके अंदर जो इंडेक्स हैं और जो आपका की पॉइंट्स हैं, जो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो आपके उस स्टडी के दौरान निकले हुए पूरे बिजनेस को लेके एक एस्पेक्ट्स हैं, उसको लेके एक स्टोरी बनाई आपने। आपको चाहिए फंडिंग, अब आपको चाहिए उसको स्टार्ट करने के लिए परमिशंस, इससे उसके बाद आपने इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना है, जहाँ प्रोडक्ट बेचना है उस हैं आपने अपने इंडस्ट्री लगाने वाले लेबर्स को, वर्कर्स को, सबको आपने कन्विंस करना है। तो एक ऐसी स्टोरी लाइन, एक ऐसी स्टोरी जिसको बताते हुए आपको मोटिवेशन आए, क्योंकि जब तक इंटरप्रेन्योर अपने लिए कन्विंस हो के अपने ड्रीम्स को दूसरे के दिमाग में नहीं डाल सकता, तब तक वो जितनी मर्जी कवायद कर ले उसका कोई बेनिफिट नहीं है। और वो तब डाल सकता है, वो कहते हैं दिल से दिल की बात पहुंचती है। आँखें आपकी अलग, आप मुंह से कुछ बोल रहे होते हैं, आँखें कुछ बोल रही होती हैं, और जब सामने वाला आपको सुन रहा है और जज कर रहा है तो वो सब चीज़ों को देख रहा है, वो आपके हार्ट को भी समझ रहा है। तो नेचुरली जिस स्टोरी पे आपने इतनी मेहनत की है, जिसको आपने इतने तरीके से बुना है, पूरी एक एक्सरसाइज की है, उस एक्सरसाइज को जब आप किसी को सुनाओ तो आपको ही एकदम जोश, मोटिवेशन आए उसको सुनाते हुए, सामने वाला अपने आप मोटिवेट हो जाएगा। स्टोरी लाइन आपको तैयार करनी है जिसे आप दूसरों को बता के कन्विंस कर सको। उसका क्वेश्चन आने से पहले हम जब कहते हैं, हम जब पेपर और प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं तो हम ये पहले हमें एक जज करना होता है कि सामने वाला जब इसको पढ़ रहा है तो अगला क्वेश्चन क्या करेगा। क्वेश्चन आया और अगले पेज पे उसका आंसर मिल गया। सेम वही बात जब हम किसी से, क्योंकि हम अपनी स्टोरी के ऊपर पूरी वर्किंग ऑलरेडी एक्सरसाइज कर चुके हैं, बहुत लंबी चौड़ी, और बहुत लंबी चौड़ी एक्सरसाइज कर चुके हैं। ठीक है, अनवांटेड क्वेश्चन फिर भी आएंगे, पर सामने वाला जब क्वेश्चन करेगा तो हमारे पास उसका एकदम से जवाब होगा और कन्विंसिंग जवाब होगा। कोई मुद्दा नहीं है उसके बाद कोई चीज़ रुकना। एक बिजनेस प्लान बनाना है पूरा। बिजनेस प्लान एक सिंपल सा तरीका होता है जो मैं बार बार कई बार पहले भी कह चुका हूँ। स्मार्ट गोल प्लान बना रहे हो तो स्मार्ट गोल आपको दिमाग में रखना। स्मार्ट का मतलब एस फॉर स्पेसिफिक चीज़, इतनी स्पेसिफिक। एम से मेजरेबल, मैं उसको नाप सकता हूँ कि ये मेरी रीच में है, यहाँ तक जाएगा, ऐसे जाएगा, ये इसका तरीका है, ये इसकी मूव्स हैं, ये इसके माइलस्टोन्स हैं। मेजरेबल। अचीवेबल, मेरे म्यूट में भी है। मैं कल को मैं हवाई जहाज बनाना शुरू करूँगा। सपने देखना और सपने बुनना दोनों में फ़र्क है। जब मैं सपने बुनने शुरू करूँगा तो मैं अपने रिसोर्सेज के हिसाब से शुरू करूँगा, पर हाँ मैं माइलस्टोन छोटे कर सकता हूँ, मैं माइलस्टोन तेज़ कर सकता हूँ, मैं माइलस्टोन को जल्दी अचीव करके बड़ा बन सकता हूँ। तो उस सिचुएशन के हिसाब से देखा होगा ना जहाँ मैं आज खड़ा हूँ।
हमें उसी के हिसाब से अगला स्टेप डिफाइन करना है ना। सामने वाला बिलीव तभी करेगा, स्टोरी तभी सक्सेसफुल होगी। अचीवेबल के बाद रियलिस्टिक, असलियत से मेल जोल खाता, जो बात मैं अभी पहले भी कर रहा हूँ। टाइमली, बैंक से लोन लेने जाओ, इन्वेस्टर से फंडिंग उठाने जाओ, अपनी खुद की लाइफ के साथ काम कर रहे हो, अपना वेंचर खड़ा कर रहे हो, हर चीज़ का एक माइलस्टोन और एक टाइम फ्रेम फिक्स, इतने टाइम में होना है और ये इतने टाइम में अचीव हो जाएगा। तो जब हमने इस गोल को इन 5 पैरामीटर्स के ऊपर फिट कर दिया और उसको प्लेस किया, तो वो हो गया एक स्मार्ट गोल। पहला नियम कि आपको अपना स्मार्ट गोल फिक्स करना है। सेकंड, आपने ब्लैक एंड वाइट पेपर के ऊपर, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर, फिक्स एसेट्स कितने हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आएगी, मार्केटिंग कॉस्ट कितनी आएगी, फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स कैसे होंगे, ग्रोथ पैटर्न क्या होगा, फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या होंगी, ये सारी फिगर आउट करके लिखनी पड़ेंगी। आप चाहे उतने नॉलेज में नहीं हो, आपको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, आप अभी बिल्कुल रॉ हैंड से शुरू करना चाह रहे हो, आपको कुछ नहीं पता, तब भी लिखनी पड़ेगी। आप गलत लिखोगे, ठीक लिखोगे, ऊपर लिखोगे, नीचे लिखोगे, जो बात मैंने पहले कही थी कि आप एक मेंटोर चूज़ करोगे, वो आपको जज करके बताएगा कि ये चीज़ ऐसे ऐसे पॉसिबल है या नहीं है। अगर आप ये कहो कि मैंने 100 रुपये प्रोडक्शन पे लगाने हैं और मैंने 300 रुपये की चीज़ बेचनी है, मैंने 100 रुपये मार्केटिंग पे लगानी है, हो सकता है वो बिल्कुल ही उल्टा हो। मार्केटिंग बजट कम रख रहे हो, प्रोडक्शन पे आपने ज़्यादा पैसा लगा दिया, ऑपरेटिंग कॉस्ट और रॉ मटेरियल और स्टॉक ज़्यादा रख लिया, तब भी गलत है। बैलेंसिंग चीज़ों की आपको करनी है पहले ही, ब्लैक एंड वाइट पेपर पे। वेंचर खड़ा करने के लिए जो पहले स्टोरी लाइन तक हम पहुँचे, वो सिर्फ एक थॉट प्रोसेस, स्टडी और वर्किंग थी। अब मैं प्रैक्टिकल वर्किंग की बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल वर्किंग में आपको हर चीज़ को फिगर्स में लिखना है। माल या 100 टन माल, 1 लाख रुपए या 50 लाख रुपए, जो चीज़ भी है वो चीज़ सारी की सारी आपको बिल्कुल क्लियर लिखनी है। लिखा जो हम प्रोजेक्टेड करते हैं कभी भी 100% राइट टू राइट वैसा नहीं चलता, वो बात बिल्कुल क्लियर है। पर अगर लिखा ही नहीं और चल दिए, और जितने फंड्स और रिसोर्सेज थे वो एक ही साइड जाके ख़त्म हो गए, हम दूसरी लेग तक पहुँचे ही नहीं, तो क्या होगा। तो इसलिए लिखना ज़रूरी है। सेकंड, जब आप बना रहे हो, जो भी आप प्रोसीजर बनाया है उसको छोटे छोटे फुट स्टेप, छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड कर दो। आपने अगले 3 साल का प्लान बनाया, 3 साल के हिसाब से प्रोजेक्शन बनाई, 3 साल को साल में, साल को क्वार्टर में, क्वार्टर को मंथ में। तो सीधी सीढ़ी तो नहीं लगेगी ना, मैं पहली सीढ़ी से 20वीं सीढ़ी तक तो नहीं जा सकता। पहली के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। सक्सेस का फार्मूला यही है। और स्टेप आपने देखा होगा, चढ़ते टाइम सीढ़ियों पे जितनी सीढ़ी ऊंची होती है उतनी थकान ज़्यादा होती है, जितनी सीढ़ी छोटी होती है उतनी थकान कम होती है। सेम चीज़ यहाँ लागू होती है। जितने छोटे स्टेप होंगे उतनी सेफली चलोगे और जल्दी पहुँचोगे, बिना थके पहुँचोगे। आज आपको अपना जो नेक्स्ट स्टेप आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद आपको उसके लिए स्किल्ड लेबर का अरेंजमेंट करना है। उसके लिए आपको प्रॉपर एक मतलब जो पुराने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उनसे नॉलेज लेनी है। ये सारा काम आपको एग्जीक्यूशन के दौरान ही, जब आपकी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड हो रही है, प्रोडक्शन में मैं बात कर रहा हूँ, जब आपका एक सेटअप हो रहा है, आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर साथ साथ ही पैरामीटर्स डिसाइड करने हैं। मेरा मार्केटिंग पर्सन कौन होगा, कैसे मार्केटिंग करेगा, कौन कौन से एरिया को मैंने पहले पिच करना है, किस स्ट्रेटजी के तहत करना है, मेरी डिस्काउंट और पेमेंट पॉलिसीज़ क्या होंगी, इन सारी ने पहले से डिफाइन करना है। उसके बाद आपने किसी भी प्रोजेक्ट की जो भी गवर्नमेंट अप्रूवल्स होती हैं, पोल्यूशन की हैं, फसाई की हैं, बाकी नॉर्म्स हैं, सारे फायर के हैं,
आपको इन सब परमिशंस के थ्रू भी निकलना है। और सर्विस इंडस्ट्री में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो सर्विस इंडस्ट्री में आपको एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है एक्सपर्ट्स की। आप किस सर्विस इंडस्ट्री में हैं, उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे, उसके साथ आपके कौन कौन से पैरामीटर्स में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे। सपोज़ मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपने अपने बोर्ड लगा दिया कि हाँ भी मैं तो डिजिटल मार्केटिंग करूंगा, तो क्या डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको वीडियो एडिटर भी चाहिए, कंटेंट राइटर भी चाहिए, कंटेंट मेकर्स भी चाहिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी चाहिए, ऑनलाइन के ऊपर वर्किंग करने वाले एक्सपर्ट्स भी चाहिए। तो सर्विस सेक्टर हमेशा टीम बिल्डिंग पे चलता है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी होता टीम बिल्डिंग ही है, पर उसके टीम में अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग लोग आते हैं। उसमें फोरमैन भी आएगा, लेबर क्लास भी आएगी, लोग भी आएंगे। सर्विस इंडस्ट्री में आपको पढ़े लिखे एक्सपर्ट्स ही चाहिए। तो उसके बाद अपना जो पोर्टफोलियो है, जो अपने प्रोडक्ट लिस्ट है, जो अपना वो है, बड़े ही तरीके से बढ़िया मैनर में आपने अपना पोर्टफोलियो को तैयार करना है कि मेरे पास अभी कौन कौन सी प्रोडक्ट लिस्ट आएगी, क्या मेरा पोर्टफोलियो होगा, कैसे मैंने उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, कितनी टाइमली डिलीवरीज आती हैं, क्या उसका एक पैटर्न है। वो आपका पूरा एक रिटर्न में एक पूरा का पूरा पोर्टफोलियो तैयार होगा और उसको बड़े तरीके से तैयार करना है। और दूसरी बात, आज के टाइम के अंदर अगर मैं ऑनलाइन को इग्नोर करता हूँ या मैं बिना ऑनलाइन के कोई भी चीज़ कंसीव करता हूँ तो वो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए आपको कंप्यूटर स्किल और डिजिटल ऑनलाइन अवेयरनेस सिर्फ रील्स देखने तक या फेसबुक देखने तक नहीं, पीछे से कैसे काम हो रहा है, क्या चीज़ कैसे डल रही है, कैसे उसकी वर्किंग होनी है, इससे मैं कैसे फ़ायदा उठा सकता हूँ, मेरे बिजनेस को इससे कैसे फ़ायदा मिल सकता है। चैट जीपीटी से 1 मिनट में पोस्ट बन जाती है आजकल मार्केट करने के लिए। व्हाट्सएप पे बिजनेस चैनल्स पे आप उसको बड़ी इजीली प्रमोट कर सकते हो, आप व्हाट्सएप के थ्रू ही उसको सेल कर सकते हो। पर कैसे? आप जब बिल्कुल छोटी इंडस्ट्री में हो, आपको इस चीज़ के ऊपर भी फोकस रखना पड़ेगा कि कैसे मैंने इस चीज़ को मैनेज करना है। ऑनलाइन सीखना और करना दोनों बहुत ज़रूरी हैं आज की डेट में। आज के एपिसोड को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी बात पूरी नहीं हुई है, अभी तक हम सिर्फ प्रोडक्ट को बनाने तक पहुँचे हैं। अभी ब्रांडिंग मार्केटिंग का मेजर चैप्टर बाकी है, इस पे हम अपने अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। आप बने रहिए और इसे खुद भी स्टडी कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए ताकि मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलते हैं। यही है हाउ टू बिल्ड ए एंटरप्राइज। थैंक यू।